देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हमारी आवाज़ आपके कानों तक गूंज रही। रविंद्र का प्यार पहुंचे और जितने भी FBC TV व्यूवर्स हैं, कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। आई नाटक बिग शो, जिस प्रोग्राम का इंतजार आप कर रहे थे वही प्रोग्राम आपके लिए हम सजा कर लेकर आ रहे हैं। और जिस विषय पर हमेशा आप बैठते हैं, दोस्तों के साथ में बातें करते हैं, जिस विषय को लेकर आप शायद चिंतित है, उसी विषय को आज हम चुनकर आपके लिए लेकर आए। और हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ में शामिल हो गई हैं कोई और नहीं बल्कि कंज्यूमर काउंसिल ऑफ FG की CEO श्रीमती प्रेमला कुमार जी। और आज हमारा विषय आपके लिए, आपको याद दिला दें कि प्राइस कंट्रोल, जिसको लेकर आप बात करते हैं, साथ में फार्मेसी ट्रेड प्रैक्टिस किस तरह से ये संचालित किया जाता है, ओनरशिप, प्रिस्क्रिप्शन, साथ में कई ऐसे मेडिसिन से जिनको शायद ठीक तरह से लेबल नहीं किया जाता है, प्राइस इन पर अच्छी तरह से मार्क नहीं होता है। और खास करके जब ये दवाइयाँ आपको देते हैं तो क्या फार्मेसी में उस समय जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं ये होते हैं या नहीं होते हैं, रिसीट्स क्या ये आपको मिलता है या नहीं मिलता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको हमारा साथ देना। इससे लेकर कोई भी विषय है आपके पास में, सुझाव है हमारे पास में, आप कॉल कर सकते हैं 3220-902 3220-903 पर। और सबसे पहले कार्यक्रम में श्रीमती प्रेमला कुमार जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। और जिन विषयों पर हमने बातें भी की है, ये हमारे समाज में एक आम बात है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, हम गए थे यहाँ, हमें ऐसे, हमारे साथ में ऐसे ट्रीट किया गया, या फिर हमें ऐसे कुछ लोगों ने देखा, ये कहा वो कहा। तो आज आप हैं हमारे साथ में स्टूडियो में, हम सभी बातों का खुलासा करेंगे, इन पर जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए। और सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो फार्मेसी सेक्टर है, ये क्या इम्पोर्टेंस जो है ये हम कंज्यूमर हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है या फिर देता है? देखिए, फार्मेसी जो है वो एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जी। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको मेडिसिन्स चाहिए तो आप फार्मेसी जाएंगे और वहीं से मेडिसिन्स डिस्पेंस होगा। और फार्मेसीज जाते हैं वो सिर्फ बीमार होने के कारण नहीं जाते हैं, वो और मेडिसिन्स खरीदते हैं जो हम कहते हैं ऑफ द काउंटर, जी, जो डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते। हाँ जी। तो फार्मेसी दे परफॉर्म ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। बिना फार्मेसी के तो हमारा वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। जी हाँ। क्योंकि अगर बीमार पड़ते हैं तो क्या करेंगे, आपको तो दवाई लेना है, दवाई कौन बेचता है, तो वो फार्मेसी ही बेचता है। और लोगों को ये भी जानना जरूरी कि डॉक्टर से पहले शायद कभी कभी लोग फार्मेसी भी जाते हैं ताकि वहाँ से उनको दवाइयाँ दर्पण जो ये मिल सके। हाँ बिल्कुल, कोई इंसान है जो इंस्टेड ऑफ सीइंग अ डॉक्टर वो सीधे चले जाते हैं फार्मेसी। फार्मासिस्ट को अच्छे से जानते हैं, हाँ। तो वो वहाँ से भी मेडिसिन्स ले सकते हैं, पर वो कानून के विरोध में है। हाँ। क्योंकि जो फार्मासिस्ट है उनका एक स्पेशल जॉब है, वो है डिस्पेंसिंग द मेडिसिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि वो डॉक्टर नहीं है, बट उनके पास बहुत नॉलेज है मेडिकेशंस पे। तो इसीलिए जो फार्मासिस्ट होता है उनको जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसके मुताबिक वो मेडिकेशंस डिस्पेंस करते हैं। पर बिकॉज उनके पास उतना नॉलेज है तो इसीलिए दे आर सर्टेन मेडिकेशंस जो ऑफ द काउंटर ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट करके वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है सामने, जब लोग बैठते हैं, कहीं पर भी होते हैं, इनके दिमाग में होता है, या फिर खास करके आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कि अभी कौन कौन से करंट इश्यूज जो हैं या फिर कंप्लेंट्स है जो काउंसिल ने रिसीव किया है फार्मेसीज या फिर मेडिसिन को देते समय? बहुत प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, पर अभी हमने नोटिस किया है कि काफ़ी सुधार आ गया है। अच्छा जी। और सुधार इसलिए भी आया होगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी काफ़ी जैसे फोकस करने लगा है हाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे। और अभी नवा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के जो मैनेजमेंट टीम है वो आए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आए। पर डिस्पाइट ऑल दिस कंज्यूमर्स फिर भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मेसी, नंबर ऑफ फार्मेसी से। अब प्रॉब्लम्स ऐसा रहता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन रहता है, जी हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना चाहिए से 40 मिलीग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेडिसिन ना, जी हाँ, कभी कभी जो फार्मासिस्ट है इंस्टेड ऑफ 40 मिलीग्राम्स वो आपको 20 दे देगा।
तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन अच्छा से देखा नहीं, हाँ जी। तो दैट मीन्स वो आपको कम दवाई दे रहा है, और अगर आप वो कम दवाई खाएंगे तो नॉट नेसेसरली आप अच्छा हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आता है। दूसरा है प्राइसिंग। प्राइसिंग तो बहुत बड़ी इशू हो जाता है, क्योंकि हमने भी देखा है थ्रू आवर ओन रिसर्च जी हाँ। कि जो ओरिजिनल दवाई रहता है और जेनेरिक, दो तरह के दवाई रहता है। तो कभी कभी बिकॉज कंज्यूमर्स जानते नहीं हैं और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या ओरिजिनेटा ब्रांड रहता है और क्या कौन सा जेनेरिक रहता है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं, क्या इनको आप समझाने की कोशिश करेंगे बारीकी से कि ये जेनरिक या फिर जो ओरिजिनेटा मेडिसिन है, इनके इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो ओरिजिनेटा मेडिकेशंस रहता है उसमें ये रहता है कि जो कंपनी है वो रिसर्च करते हैं, और फिर रिसर्च के द्वारा जैसे कितना पैसा स्पेंड करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ जी। रिसर्च करके तब वो मेडिकेशंस बनाते हैं एक जी, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। हम्म। तो वो पेटेंट हो जाता है, यानी कि उनको कानून के द्वारा नंबर ऑफ ईयर्स मिलता है कि सिर्फ वो ही कंपनी वो दवाई बनाकर बेचेगा, सो दैट दे कैन रिकवर दे रिसर्च और जितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। फिर आफ्टर नंबर ऑफ ईयर, जैसे 20 ईयर्स बाद जब वो पेटेंट हटता है, जी। तो वही दवाई अब कोई भी फार्मेसी बना सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसको कहते हैं जेनेरिक मेडिकेशन। चाहे जेनेरिक लो या ओरिजिनेटा, उसमें कोई फर्क नहीं है। मीनिंग कि जो जेनेरिक के एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है Right. जिससे हम ठीक होते हैं, जी। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहेगा। चाहे कलर बदल जाएगा या तो शेप बदल जाएगा, पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज़ है दवाई में, वो सेम रहेगा। तो जब ढेर सारा फार्मेसीज अब बनाने लगते हैं ये दवाई, तो ज़रूर उसका प्राइस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जी। तो इसीलिए जो जेनेरिक मेडिकेशंस रहता है उसका प्राइस कम हो जाता है, और जो ओरिजिनेटा है बिकॉज और कोई बना नहीं सकते हैं और वो अपना रिकवर करेंगे हाँ। जितना कॉस्ट, तो उसका दाम ज़्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ मार्केट में भी जी। ओरिजिनेटा भी मिलेगा और जेनेरिक भी मिलेगा। बट कंज्यूमर्स को जब वो जाते हैं तो कभी कभी फार्मासिस्ट पूछते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं अपना काम। हाँ जी। तो वो ज़रूर पूछेगा कि अच्छा आपको सस्ता दवाई चाहिए कि महंगा दवाई चाहिए। तो जो सस्ता बोलते हैं वो जेनेरिक रहता, जो महंगा बोलते हैं वो ओरिजिनेटा होता। अच्छा। हाँ, तो यही और डिफरेंस होता ओके। है। तो रेडियो फिजिटो पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिन पर हम और आप हमेशा बातें करते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे पास पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, 32209023 32209003। लेकिन ऐसे करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के तुरंत बाद हम इसी विषय पर और भी बातें करेंगे, और अपने सवाल को आप तैयार रखिएगा, हमारे पास में ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। देश की धड़कन रेडियो फिजिटो का ये प्रसारण और आई नाटक ब्रेक शो आपके लिए जारी है रेडियो फिजिटो पर। एफबीसी टीवी व्यूवर्स कार्यक्रम में आपको भी हम शरीक कर लेते हैं। वैसे हमारे लाइन पर काफ़ी लोग हैं, चलो इनसे भी हम बातें कर लेते हैं और फिर इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है रेडियो फिजिटो पर। नमस्कार। नमस्कार। किन से बातें कर रहे हैं और कहाँ से? अच्छा, मैं विद्यानंद बात करता हूँ सांबेतो नैनी से। जी हाँ, आप बोलेगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर रहते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और जब टेबलेट लिखते हैं तो हम लोग के पता नहीं लगता कि कितना टेबलेट वो लिखते हैं और कितना ग्राम्स के। जब हम लोग जाके प्राइसिंग करते हैं फार्मेसी टू फार्मेसी, तो हम लोग के पता नहीं लगता कौन जगह राइट टेबलेट मिलेगा। राइट, कोई शायद टेबलेट 6 लिखा है तो हम लोग के पता नहीं होगा 6 लिखा है या 9 लिखा है या कितना लिखा। फिर उधर ग्राम्स में कितना है, जो डोज होता है कितना ग्राम्स पे है, वो भी हम लोग के मालूम नहीं होता है। और दूसरा बात है, जब हम काउंटर पे जाते हैं तो 2 टेबलेट देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। तब जैसे मार्केट में जाके पार्ट खरीदते हैं तो उन्हें बताते हैं ये जेन्युइन पार्ट है, नॉन जेन्युइन है। तो वो फार्मेसी पे काउंटर पे वही भी बात होता है, क्या करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मेड लेके आते हैं तो जेन्युइन कर देते हैं, और जब इंडिया वाला लेके आते हैं वो नॉन जेन्युइन करते हैं, उसका प्राइस कमती होता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सब फेस करते हैं। इस पे कुछ विचार डालेंगे आप लोग? धन्यवाद भाई साहब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हाँ, ये तो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनके हैंड राइटिंग कभी कोई समझ नहीं पाता।
बट अगर डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो पहला बात तो ये है, डॉक्टर आपको समझाएगा कि देखो ये दवाई है, इतना टेबलेट्स आपको लेना हाँ है, जी। कितना रोज तक। तो उसी समय आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अच्छा ये कैसा दवाई, क्या है, क्या लिखा हो क्या लिखा, प्रिस्क्रिप्शन हाँ। में, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय अ डॉक्टर। अच्छा, वो क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं डॉक्टर के पास से। फिर जब आप फार्मेसी में जाते हैं तो आप फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं, जैसे वेरीफाई कर सकते हैं जी हाँ, डॉक्टर ने जो बताया और जो फार्मासिस्ट कह रहा वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बात मिलता है या नहीं मिलता मिलता है। हाँ, वो काफ़ी जिम्मेवारी हो जाता है कंज्यूमर्स के ऊपर। जी। और दूसरा बात है, भाई साहब ने राइट बात कहा कि अगर आप फार्मेसी में जाते हैं तो वो कहेंगे कि ये दवाई ऑस्ट्रेलिया से आया है, न्यूजीलैंड से आया है, या तो इंडिया से आया है। उसमें तो प्राइस का फ़र्क होगा। अच्छा जी। इसीलिए अभी भी कॉमर्स कमीशन जैसे अभी 75 मेडिकेशंस वो प्राइस कंट्रोल के नीचे है, हाँ, पर प्राइसेस डिफर होता है एक फार्मेसी से दूसरा फार्मेसी तक, क्योंकि फार्मासिस्ट जो रहते हैं वो अपना दवाई दूसरा देश से मंगाते हैं, और फिर उसका जो फ्रेट चार्जेस रहता है या कौन सा कंपनी, तो प्राइस डिफर होता है। जी। जैसे पहले था कि एक फिक्स्ड प्राइस रहता था, तो अगर आप कोई भी फार्मेसी में चले जाओ तो वही दाम पे दवाई मिलता। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज जब वो इंपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस डिफर होता है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस, जैसे एक दवाई लेंगे तो वो डिफर होगा डिफरेंट फार्मेसी में। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया में फ़र्क होता है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट के भी फैक्टर होता है। जी हाँ जी। तो इसीलिए अगर वो कन्वर्ट करते हैं फिजियन डॉलर्स में या फिर करेंसी कन्वर्जन होता है तो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो मेडिकेशन है उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। अच्छा, हाँ। पर एज अ कंज्यूमर इंडिया में भी ओरिजिनेटा ब्रांड दवाई बनता है और जेनेरिक भी बनता है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप इंडिया से लेंगे तो आपको सिर्फ जेनेरिक मिलेगा। जेनेरिक आपको ऑस्ट्रेलिया के भी दवाई मिलेगा, हाँ हाँ, जेनेरिक आपको न्यूजीलैंड में जो बनाया गया वो दवाई मिलेगा, और फिर इंडिया में भी ओरिजिनेटा जी मिलता है। जी। तो यही है कि आपको ये पूछना चाहिए कि ये जेनेरिक दवाई है कि ओरिजिनेटा है। रेडियो फिजी 2 का ये प्रसारण 3220-902 3220-903 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। वैसे आपका भी स्वागत है रेडियो फिजी 2 पर। नमस्कार। हेलो जी, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, आपका स्वागत है। नमस्कार। आते तो बातें जरूर करेगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और श्रीमती कुमार जी, शायद आपने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्यों प्राइसेस जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं, प्राइसेस डिफर करते हैं, क्वांटिटी जबकि सेम होता है, मेडिसिन सेम होता है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहा है, और जो प्राइस को शायद प्राइस कंट्रोल के नीचे रखा गया है उसको भी कहीं कहीं पर एक प्राइस पे नहीं बेचे जाते, इसको अलग अलग प्राइस पे बेचे जाते हैं। इसको आपने थोड़ी बहुत इसको आंसर दिया है। जेनरिक और फिर ओरिजिनेटा जो है, इसके बारे में भी भली भांति से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम आते हैं उस जगह पर कि ये जनरेटा और ओरिजिनेटा जो मेडिसिन है, इनके बारे में क्या फार्मासिस्ट जो है ये हमको बताते हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जाते हैं गोली दवाई लेने के लिए, क्या इनको ये भली भांति समझाते हैं? देखिए, वो तो फार्मासिस्ट का काम ही होता है। वो जो कहते हैं कंसल्टेशन, जी वो जो जाते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन लेकर, तो फार्मासिस्ट का काम है पूछने का कि आपको ओरिजिनल दवाई चाहिए कि जो जेनेरिक है वो चाहिए। वो तो उसको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि जितना एक्सपेंसिव मेडिकेशंस उठा कर दे दो। बिकॉज ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है ओरिजिनल दवाई खरीदने के लिए, तो हम ऑप्ट कर सकते हैं जो जेनेरिक मेडिकेशन है। तो इसीलिए फार्मासिस्ट को अपना ड्यूटी अच्छा से निभाना चाहिए, और वो है कि वो जो क्लाइंट्स जाते हैं, कंज्यूमर्स जाते हैं, उनको अच्छा से समझा कर बताएं कि कौन सा मेडिकेशंस है और क्या दाम है और वो क्या चाहते हैं, तब दवाई लेना चाहिए। और फिर दूसरा बात है कि कभी कभी हम बहुत ट्रस्ट करते हैं एक फार्मासिस्ट को और वहीं पर जाकर सदा दिन लेते हैं। वो ठीक भी बात है, और फिर कभी कभी वो ठीक बात नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो आपको कंपैरिजन शॉपिंग करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाई सेम रहेगा, पैकेट सेम रहेगा और उसका क्वांटिटी सेम रहेगा, पर प्राइसेस डिफर होता है एक दुकान से दूसरा दुकान। तो इसीलिए वो कंपैरिजन
करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, हमारे पास जो कंप्लेन आया है जी। कि जस्ट बिकॉज प्राइसेस डिफर होता है तो कोई कोई फार्मेसीज एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो जब कंप्लेंट्स आता है तो हम फिर उसमें कॉमर्स कमीशन को देते हैं कि वो वेरीफाई करे कि अगर वो प्राइस सही है कि नहीं, कि वो फार्मासिस्ट ओवर प्राइस कर रहा है। अच्छा जी, तो आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे पास में रेडियो फिजिटिव पर। आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ रवि जी, राम राम। और किन से बातें कर रहे हैं, कहाँ से? जी राम राम जी। कहाँ से बातें कर रहे हैं और किन से बातें कर रहे हैं? बिल्कुल करके जरा जाऊँगा। अच्छा जी। जी हाँ, हम दो विषय पर बातें करना था। पहला ये था कि देखा जाए तो आजकल प्राइवेट डॉक्टर जो है ये फार्मेसी रखते हैं, अपने जो सर्जरी में वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों जैसे कुछ दवाइयों का दाम कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ ज़्यादा भी होता है। अच्छा, एक बात वो है। दूसरी बात ये है, प्राइवेट डॉक्टरों जब लोगों को देखते हैं तो काफ़ी चार्ज लेते हैं। इस पे अगर असर किया जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा नहीं होता है। कुछ 25 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग तक चार्ज करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। हाँ, जो आप भाई साहब ने ये कहा है ये भी सही बात है कि जो डॉक्टर्स है वो फार्मेसी रख भी सकते हैं, पर उनके इस मामले में एक कानून रहता है कि अगर डॉक्टर के जो सर्जरी है बहुत दूर है रियल फार्मेसी के लग से, जैसे रिमोट एरिया, रूरल एरिया में बहुत डिस्टेंस हो जाता है। हाँ। तो डिस्टेंस के कारण मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलाउ किया है कि सर्टेन डॉक्टर्स वो फार्मेसी रख सकते हैं। एंड द रीज़न व्हाई दे अलाउ दैट, वो कंज्यूमर के कन्वीनियंस के लिए। ये तो फिर आप कहाँ जाएंगे दवाई लेने, तो इसीलिए वो डॉक्टर्स ही रख सकते हैं, सब डॉक्टर्स नहीं रख सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि, जरूरी हाँ हाँ, कि सब डॉक्टर्स नहीं रख सकते हैं। अगर सब डॉक्टर्स रखेंगे तो फिर फार्मेसी कहाँ चलेगा। अच्छा, दूसरा बात है कि डॉक्टर्स के जो जब आप जाते हैं तो ज़्यादा दाम चार्ज करते हैं ना आपको देखने के लिए। तो कंसल्टेशन फ़ी तो क्लियरली स्टेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अभी रेगुलराइज किया है अपना जो फीस एंड चार्जेस। वो फीस एंड चार्जेस अप्लीकेबल है प्राइवेट डॉक्टर्स के भी लिए। और वो जो फीस एंड चार्जेस है, अगर आप हलेंगे डॉक्टर के सर्जरी में, आप अगर अंदर गए तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जो प्राइजेस है, प्रिस्क्राइब प्राइजेस, वो कहीं ना कहीं रिसेप्शन एरिया में दिखना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, इन अदर वर्ड्स बिफोर यू कंसल्ट अ डॉक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि वो रफली कितना चार्ज करेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं श्रीमती कुमार जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके तुरंत बाद इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में। देश की धड़कन रेडियो फिजिटिव का ये प्रसारण और आईना टॉकबैक शो एक बार फिर से आपके लिए। वैसे जितने भी दोस्त अभी भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं, आपको याद दिला दें, आज हमारे स्टूडियो की मेहमान कोई और नहीं बल्कि कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी की श्रीमती प्रेमला कुमार जी, CEO है। इनसे बातें कर रहे हैं और विषय हमारा है प्राइस कंट्रोल, फार्मेसी प्राइस प्रैक्टिस, ओनरशिप, प्रिस्क्रिप्शन। इन सभी से हमारी और आपकी मुलाकात रोजाना होती रहती, कभी ना कभी हम बीमार होते रहते हैं और ये सब समस्याएं जो इनका सामना हम करते हैं। काफ़ी ऐसे फार्मेसी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, फार्मासिस्ट जो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर खामियां हैं, इनको हम लेकर आ रहे हैं सामने। और आज आपके पास में ये मौका है कि आप कॉल कर सके हमारे पास में, और जिनसे आप जानना चाहते हैं वो हमारी मेहमान की, मतलब हमारी स्टूडियो की शान बनी हुई है, और इनसे आप ज़रूर सवाल जो है ये कर सकते हैं और आपको सही सही जवाब जो है ये ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए हम बातें कर रहे थे कि अगर कोई जाता है डॉक्टर के पास तो वहाँ पर उनका कितना फीस है ये लगा होना चाहिए, स्टेटेड होना चाहिए। इसके बारे में कुछ और आप बताएंगे, ताकि काफ़ी लोग ऐसे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आप कैसे जानेंगे कि डॉक्टर कितना चार्ज करेगा। जी। मैंने पहले भी ऐसे सर्जरी में बैठी थी। एक बार मैंने देखा कि किसी ने अंदर गया और डॉक्टर को दिखाकर जब बाहर आए तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि $60 हो गया। एंड पुअर पीपल, उनके पास उतना पैसा था ही नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा देखो, मैं अपना जो जितना पैसा वो दे दिया, अपना फ़ोन नंबर वगैरह छोड़ा, मुझे अब ATM मशीन जाना पड़ेगा, मैं और पैसा ड्रॉ करके लेकर आती हूँ।
तो वो थोड़ा एम्बेरसिंग भी हो जाता है, थोड़ा इनकन्वीनियंस भी हो जाता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रिस्क्राइब किया है कि जितना कंसल्टेशन फ़ी वगैरह है वो डिस्प्ले में होना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर विल नो, और फिर वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि उसको डॉक्टर देखना है कि नहीं। बिल्कुल सही। रेडियो फिजी पर आप भी शामिल हो सकते हैं। चलो आपसे हम बातें कर लेते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। और किन से बातें करें, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं मेगनिया से कॉल किया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जी हाँ। देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं, कुछ कुछ टेबलेट्स है, जो दाम जो है ये काफी अंतर होता है एक दूसरे केमिस्ट से। मैं एक टेबलेट यूज करता हूँ, 28 टेबलेट रहता है एक पैकेट में, और एक केमिस्ट में उस टेबलेट का दाम है $29, और दूसरी जगह उसी टेबलेट पैकेट के रंग ढंग जो कुछ लिखा है, एड्रेस लिखा है, कंपनी का नाम, सब कुछ एक ही है, लेकिन दूसरी केमिस्ट में वही $16 में मिलता है। डिफरेंस ऑफ $13। इसमें अगर $2-4 के डिफरेंस हो तो हम कह सकते हैं कि शायद वो क्वांटिटी में खरीदा हो, उसको सस्ता में मिला, या कम खरीदा हो इसके महंगा में मिला, या कोई फ्रीज चार्जेस में डिफरेंस हो, तो $2-4 के हो अगर सब मानी जा सकती है कि सही है। लेकिन $13 का डिफरेंस, मैं सोचता हूँ कि कंज्यूमर काउंसिल के अधिकारियों को इसे घूम घूम कर चेक करना चाहिए कि समय समय पर कि कौन टेबलेट एक केमिस्ट में कितने में दिया जाता है, दूसरे में कितने में बिकता है वो। अच्छा जी, धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रीमती कुमार जी, इस पर आप कहेंगे कुछ? हाँ, जो एक्चुअली बात सही है कि जो फार्मासिस्ट है और फार्मेसी जो मैं कह रही थी, नंबर ऑफ फार्मेसी भी ओवरचार्ज करते हैं कंज्यूमर्स को। जो हमने एक रिसर्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में, जी हाँ, जहाँ पर हमारे पास एक रियल प्रिस्क्रिप्शन था, और हमने ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए 47 फार्मेसीज में, और हमने पैसा भर के वो मेडिकेशंस खरीद कर ऑफिस में लाकर फिर उनको कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने पे ये पता चला कि कितना चीटिंग हो रहा था प्राइजेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे $15 का जो मेडिकेशंस था, जो $15 ही आपको लगना चाहिए, वो मेडिकेशंस वो बेच रहे थे अराउंड $40। तो चीटिंग हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। और फिर अभी जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स कॉमर्स कमीशन ने निकाला है, उसमें थोड़ा और कन्फ्यूजन आ जाता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो प्राइस फिक्स्ड नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर प्राइस फिक्स्ड रहता तो कोई भी फार्मेसी में जाओ तो वही प्राइस में मिलेगा, पर क्योंकि अब जैसे फ्रेट और कहाँ से खरीदा, ये सब वेरिएंस आ जाता है, तो प्राइसेस डिफर होते। मुझे सिर्फ एक बात नहीं मालूम है अभी, आई कैन ऑलवेज वेरीफाई कि अगर कॉमर्स कमीशन के जो प्राइस लिस्ट है वो फार्मेसी में डिस्प्ले होता है कि नहीं, उस पे मुझे अभी मालूम नहीं है। आई नीड टू फाइंड दैट आउट। अच्छा, ये होना चाहिए। वही तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। जब हमारा डिस्कशन चल रहा था विद कॉमर्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उस समय हमने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लिस्ट बाहर लगना चाहिए, सो दैट कंज्यूमर्स विल नो। अगर आप गए, बिफोर इवन यू गिव योर प्रिस्क्रिप्शन, वो प्राइस देखकर आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत महंगा है, मुझे कहीं और देखना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर उतना ही स्पेंड करेगा जितना उनके पास पैसा है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकेगा। और वो एक रकम से गाइडेंस रहता है कि थ्रू गाइडिंग थ्रू दैट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लिस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। बिल्कुल सही। और आपका एक मतलब सर्वे हुआ, उसमें भी हम थोड़ी सी जानकारी पढ़ रहे थे। मतलब ये कि वेस्टर्न डिवीजन में ये आइटम जो है, मेडिसिन है खास करके, इनके दामों को ज्यादा दाम में बेचा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा की फाइंडिंग्स था जी। जो फार्मेसीज वेस्टर्न डिवीजन में है, वो फार्मेसीज जनरली कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे एज कम्पेयर टू द फार्मेसीज इन सुवा। जी हाँ। सेंट्रल डिवीजन में कम था वही मेडिकेशन, क्योंकि मैंने कहा ना वो प्रिस्क्रिप्शन सेम था, तो प्रिस्क्रिप्शन तो डिफरेंट नहीं था। तो हमारा जो रिसर्च था उसमें यही फाइंडिंग्स मिला। और फिर काफ़ी फार्मेसिस्ट लोगन जैसे वो इंडिविजुअल प्राइस नहीं देते, अगर आपको रिसीट देते हैं तो सिर्फ लिख देते हैं $30। वैसा रिसीट नहीं चाहिए आपको चाहिए कि अच्छा कौन सा दवाई और कितने दाम में, इंडिविजुअलाइज्ड जो कहते हैं आइटम बेस्ड रिसीट
देना चाहिए। अच्छा, रिसीट पर हम बातें जरूर करेंगे क्योंकि इससे संबंधित भी काफी सवाल आए हैं हमारे पास में। और क्या करेंगे कि इस रिसीट और साथ में प्रिस्क्रिप्शन पर आपने ये जानकारी दिया कि उनकी जो हैंड राइटिंग है ये पता नहीं चलता क्या लिखते हैं, कितने मिलीग्राम्स होते हैं, कितने ग्राम्स होते हैं, कभी कभी हमें नहीं पता होता। और जो फार्मासिस्ट होते हैं शायद ये भी मिस्टेक करते हैं कि कितना भरना है या नहीं भरना है। इस पर थोड़ी सी आपने बातें की, लेकिन जनरली हम इस पर जरूर बातें करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे दोस्तों के लिए जो घर पर कार्यक्रम फिलहाल सुन रहे हैं। लेकिन लाइन पर कोई है, चलो इनसे बातें करते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, चले गए हैं, धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और किन से बातें कर रहे हैं, कहाँ से? जय सुआ से जी। अच्छा, मैंने ये खुद अनुभव किया है कि एक ही फार्मेसी का, जैसे कि वो अंडर द वन मैनेजमेंट कोई दूसरा ब्रांच में जाके वही सेम दवाई खरीदता है तो उसमें भी प्राइस का डिफरेंस रहता है, वो क्यों? और मैंने वो भी चीज देखा कि जैसे जो डेली बेसिस पे यूज करने वाली जो सब दवाइयां हैं उसका भी प्राइस है कि इतना ज्यादा है कि मैं सोचता हूं कि सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर ये जो अथॉरिटी है उन लोग को है इसके पीछे सोचना चाहिए कि जैसे कि ये जो दवाई बच्चे लोगों के लिए है पेनारोल, और वो आज इतनी महंगी हो गई है कि जो कॉमन पीपल वो कैसे करके वो बाई कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए है कि कुछ ना कुछ, अगर कॉमर्स कमीशन है कि कोई भी है, उन लोग को है कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेडियो फीचर पर। और श्रीमती प्रेमला कुमार जी, समय हुआ कि हम छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन इस सवाल को हम ध्यान में रखते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। देश की धड़कन रेडियो फीचर 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉक बैक शो में आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और एक बार फिर हमारा विषय आपके लिए, और आज उन्हीं विषय पर हम बातें कर रहे हैं जिनके बारे में आप हमेशा सवाल करते रहते हैं। ये है प्राइस कंट्रोल, फार्मेसी ट्रेड प्रैक्टिस, उसके साथ में ओनरशिप, प्रिस्क्रिप्शंस और रिसीट्स क्या आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये सभी बातें हो रही हैं, इनसे संबंधित सवाल है आपके पास में, मुझे मालूम है आप इससे ज़रूर परिचित होंगे। और आप हमारे पास वो कॉल कर सकते हैं 32209002 पर। हमारे स्टूडियो में आज मेहमान एक बार फिर से कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फीजी की CEO श्रीमती प्रेमला कुमार जी, इनसे हम बातें कर रहे हैं। और जो सवाल उस व्यक्ति ने किया था, चलो इसके जवाब पहले देते हैं और फिर और भी सवालात जो है हम ज़रूर करते चलेंगे। जयेश ने 2 इश्यूज रेज किया एंड दे आर वेरी वैलिड इश्यूज। जी। पहला है कि अगर ओनरशिप सेम है तो कैसे वो दवाई का दाम दूसरा ब्रांच में डिफरेंट हो सकता है। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई वुड से कि इस मामले में तो फार्मेसिस्ट ज़रूर ओवरचार्ज कर रहा होगा अगर डिफरेंसेस वाइड होता है। अगर डिफरेंसेस छोटा होता है तो कभी कभी जैसे जो फार्मेसी का जो प्रेमिसेस रहता है, जो रेंटल कम होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगा, तो इसीलिए दाम कम हो सकता है। पर व्हाट वी हैव सीन, हमारा खुद के रिसर्च में तो शो करता है कि फार्मासिस्ट आ गया और काफ़ी वो ओवरचार्ज करते हैं। तो इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि अगर प्राइजेस बहुत डिफरेंस है, इट कैन नॉट जेल। तो उसमें तो लगता है कि वो चीटिंग हो रहा है, इट्स अ फ्रॉड एंड ओवरचार्जिंग। और ऐसा केसेस तो ज़रूर कॉमर्स कमीशन या कंज्यूमर काउंसिल या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ शुड बी लुकिंग इनटू दैट। और दूसरा बात है कि जो मेडिकेशंस, कि मेडिकेशंस तो एसेंशियल होता है कि अगर आप बीमार पड़े तो आपको तो दवाई लेना ही है। तो इसी बात पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाया है। उसमें 75 मेडिकेशंस लिखा गया है। ये 75 मेडिकेशंस जो कॉमन एलिमेंट्स होता है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और कॉफ, ये सब कवर करता है। तो 75 मेडिकेशंस का लिस्ट है। उसमें कॉफ मिक्सचर भी है, और पेनाडोल नहीं पर पैरासीटामोल है, बिकॉज पेनाडोल तो एक ब्रांड हो जाता है ना, बट जो पैरासीटामोल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट पे वो करते हैं। अच्छा जी। तो वो सब मेडिकेशंस है। पर वही बात होता है कि अगर आप जाएं फार्मेसी में और कहे कि आपको मेडिकेशंस चाहिए, और अगर आप ओरिजिनेटर और जेनेरिक के डिफरेंस नहीं जानते हैं
तो आपको ज़रूर ओरिजिनेटा दे देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसमें प्राइस बहुत डिफरेंस होता है। बट अगर आप बच्चे को इंस्टेड ऑफ पेनाडोल पैरासीटामोल देंगे तो पैरासीटामोल इज़ अंडर प्राइस कंट्रोल। रेडियो FG2 पर और भी बातें हम करते चल रहे हैं आपके लिए, और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं FBC टीवी पर आईना टॉकबैक शो। फिलहाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो जी। हेलो, नमस्कार। मैं सिंगा टोकास बोल रही हूँ। नमस्कार। और आपका नाम क्या है? जी मैं फूलवती सिंगा टोकास बोल रही हूँ। अच्छा जी। जी मैं सिंगा टोकास जी मैं सोचती हूँ फार्मेसी ठीक है, अच्छा है, नहीं खराब नहीं है, पर इतना मैं सोचती हूँ। और अब रिपीट कई बार देखते नहीं, रिपीट कितना दिन के रिपीट है, बस टेबलेट के प्राइस बता देते हैं और टेबलेट दे देते हैं। हम जाते जितना भी टेबलेट मांगते हैं और रिपीट नहीं पूछते कितना मंथ के रिपीट है। मैं सोचती हूँ ये काम बहुत गलत हो रहा है। अच्छा जी, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। हाँ, बहन जी ने राइट बात कहा कि कोई फार्मासिस्ट है जो अपना मेडिसिन सिर्फ बेचना चाहते हैं, तो वो रिपीट्स पूछेगा ही नहीं और देखेगा भी नहीं। उनको तो पैसा बनाना है और जितना दवाई आपने मांगा वो आपको दे देगा, विच इज़ रॉन्ग। बिकॉज जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो वैसे ऑफ द काउंटर नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज यू मे बी ओवर ड्रगिंग द पेशेंट। और दूसरा बात है, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस फीजी में है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप गए फार्मासिस्ट के लगे और कहने लगे कि अच्छा मुझे इतना दवाई चाहिए। वो जो लूज टेबलेट्स रहता है तो वो लूज टेबलेट्स निकाल कर एक प्लास्टिक बैग में भर कर दे देते हैं। अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो फार्मासिस्ट तो अपना सामान बेचना चाहता है। हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे मालूम रहेगा कि वो एक्सपायर्ड मेडिकेशन है कि जेन्युइन है? ये वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अभी तो जैसे एंटीबायोटिक्स में देखा गया कि एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स एक 3 month ओल्ड बेबी को दिया था एक फार्मेसी ने। तो ये सब इश्यूज हो जाता है, इसीलिए इट्स नॉट वेरी गुड कि अगर कंज्यूमर्स जाकर ऑफ द काउंटर दे ट्राई एंड बाय द मेडिकेशन अनलेस एंड अनटिल सीरियसली दे हैव टू एंड दे हैव गॉट अ रिपीट। जो प्रिस्क्रिप्शन में रिपीट लिखा है तो रिपीट के मुताबिक वो लेना चाहिए। रेडियो FG2 पर आप भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, फिर एक बार मैं विद्यानंद सांबेतो से जी। मेरा सवाल ये है, जैसे आप प्रेमना कुमार ने कहा कि कुछ आइटम पे अभी के नीचे है 75 आइटम्स ना। हाँ बिल्कुल। तो कैसे कंज्यूमर जानेगा, कैसे कंज्यूमर के मालूम होगा कि 75 आइटम जो है फार्मेसी में और उमन से हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो लिस्ट में है, कैसे कंज्यूमर जानेगा? अच्छा, ये मेरा सवाल है। अच्छा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं यही कह रही थी कि मुझे भी श्योर नहीं, एंड आई डोंट वांट टू से समथिंग रॉन्ग, कि एज फार एज जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो जितना ये 75 मेडिकेशन जो प्राइस कंट्रोल के नीचे है वो फार्मेसी में डिस्प्ले होना चाहिए, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और जो क्वेश्चन रेज किया है वो बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि कैसे मैं जान पाऊंगी इफ आई गो इनटू अ फार्मेसी अगर वो डिस्प्ले पे नहीं है तो आई विल नेवर नो। और अगर वो कॉमर्स कमीशन के वेबसाइट पे है तो सबके पास इंटरनेट नहीं है एक्सेस करने के, वैसे कॉमर्स कमीशन के वेबसाइट पे है ये 75 मेडिकेशंस, तो वो वेरिफिकेशन मुझे देखना पड़ेगा। एंड आई डू अपोलोजाइज टू द पर्सन हु इज क्वेश्चनिंग, क्योंकि मेरे पास अभी आंसर नहीं है। रेडियो FG2 के प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए, और फिलहाल के लिए चलो अब वो विषय हम लेकर आते हैं जिसके बारे में काफ़ी लोग बातें करें, वो है रिसीट्स। और रिसीट्स लोगों को दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ये लोग हमें कॉल करके बतला सकते हैं, या फिर रिसीट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है ये आप हमें कॉल करके बतला सकते हैं। लेकिन इसको लेकर क्या मतलब क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है? रिसीट्स तो जैसे अगर आप कोई भी सुपरमार्केट में गए, क्या जो भी आइटम लिया वो आइटमाइज्ड रिसीट्स देना चाहिए और एक एक सामान का प्राइस होना चाहिए ना रिसीट्स पे। पर जो जब हम रिसर्च कर रहे थे उस समय जब हमने रिसीट्स कलेक्ट किया था तो रिसीट्स में ऐसा भी था कि कोई रिसीट्स में जो फार्मेसी उसका नाम भी नहीं था जी, बस रिसीव्ड इतना डॉलर्स, बात खत्म, एक चिट मिल गया था। और जो प्रॉपर फार्मेसी से भी रिसीट्स मिला था
तो उसमें वो नहीं लिखा था कि क्या सामान लिया, लाइक कौन सा मेडिकेशन लिया और एक एक मेडिकेशंस का क्या भाव था. इट वाज नॉट क्लियरली रिटन. वो लमसम, यानी कि अगर आप गए लेने दवाई तो वो कह दिया कि अच्छा $30, तो रिसिप्ट में सिर्फ $30 लिखा है. $30 का क्या लिया वो नहीं लिखा है, और कितने दाम में लिया वो नहीं लिखा है. तो आइटमाइज रिसीट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपको मदद करेगा जानने के कि कैसे दवाई का दाम बढ़ रहा है. और जैसे अगर यहाँ से लिया तो कितना में लिया, फिर कहीं और से लेंगे तो कितना में लेंगे, और फिर आपका एविडेंस रहता है कि अगर वो फार्मासिस्ट ने रॉन्ग दवाई दे दिया या कुछ भी प्रॉब्लम किया तो रिसीट से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं. अच्छा जी, धन्यवाद. और छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद में और भी बातें हम जरूर करते चलेंगे. देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण आपके लिए और आईना टॉकबैक शो आपके लिए हम प्रस्तुत करें. वैसे आखिरी पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं, आखिरी सेगमेंट है ये, और 3220902 3220903 पर आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं. मौका आपके पास में. लेकिन रिसीट्स पर हम बातें कर रहे थे श्रीमती कुमार जी, और इस रिसीट्स पर थोड़ा सा रिसर्च हमने किया, और ऐसा मुझे पता चला, मैं ये नहीं श्योर कि मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन रिसीट्स के बारे में कहा गया कि रिसीट्स देने के लिए एक प्राइवेसी एक्ट है. अगर मैं सही हूं तो आप मुझे जरूर बतलाना. तो ये प्राइवेसी एक्ट के अंतर्गत ये डिस्क्लोज नहीं करना है कि कौन सा आइटम उन्होंने लिया है, या फिर प्राइस जो ये दे सकते हैं, लेकिन कौन सा आइटम, अगर कोई प्राइवेट आइटम खरीदता है किसी मेडिसिन के साथ में, तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. इसके बारे में कुछ आप समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे तो ये मालूम नहीं है. आई नो कि रिसीट्स आर रिसीट्स. रिसीट्स ये है कि दैट वेरीफाइज कंज्यूमर्स परचेस. अच्छा. वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. वो स्टैंडर्ड बदल नहीं सकता है. अच्छा जी. आई मीन हाउ एल्स विल यू नो कि आपने क्या खरीदा. तो इसीलिए जो रिसीट्स है वो आइटमाइज होना चाहिए और उनका दाम क्लियरली लिखना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेसी एक्ट के तो सवाल ही नहीं आता. अगर मैं अपना खुद का पैसा दिया और रिसीट्स चाहती हूँ तो शॉपकीपर को देना पड़ेगा. अगर आप जनरली रिसीट्स के बारे में बात करो तो है, कानून में ये भी है कि जो $10 अगर आप स्पेंड करते हैं तो बिलो $10 शॉपकीपर के जरूरी नहीं कि वो रिसीट्स देंगे. पर अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो शॉपकीपर को रिसीट्स देना चाहिए. ऐसे नहीं कि नहीं तुमको नहीं देंगे क्योंकि $10 से कम है. नो, वो रिसीट्स देना. यू नो, सो वो डिस्क्रिशन है कंज्यूमर्स के ऊपर कि वो रिसीट चाहते हैं कि नहीं चाहते. $10 से नीचे, बट $10 से ऊपर एवरी ट्रेडर मस्ट गिव अ रिसीट. और रिसीट्स आइटमाइज होना चाहिए. ऐसे क्या आइटम आपने लिया, उसका नाम प्राइस, कितना दाम, टोटल अमाउंट कितना हुआ, इवन वेट इंक्लूसिव होना चाहिए. वो सब डिटेल्स रिसीट्स पे होना चाहिए. अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गया, लोगों को पता है. और आप भी अभी भी हमारे पास पे कॉल कर सकते हो. वैसे एक और समस्या लोगों के सामने आया, ये प्राइस जो प्रॉब्लम्स है लेबल को लेकर. कभी कभी बहुत छोटे लिखे होते हैं और ठीक तरह से पता नहीं कि क्या है, कितने ग्राम से कब खाना है. तो इसके बारे में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं. इसके बारे में शायद कंज्यूमर काउंसिल ऑफ FG के पास में भी काफ़ी जो कंप्लेंट्स आए हुए हैं, तो इनको लेकर अभी तक क्या कदम उठाया गया है? हाँ, लेबल्स में प्रॉब्लम्स तो मिला है, बहुत प्रॉब्लम्स मिला. दूसरा नाम, अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए तो दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकेशंस मिल गया. सही. तो ये सब प्रॉब्लम्स आया है. तो इसमें यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फार्मासिस्ट का होना चाहिए, बिकॉज वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशंस किसी का जान भी ले सकते हैं अगर आपने रॉन्ग मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया या तो क्वांटिटी नहीं ठीक होगा. तो लेबल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. हमने जब अपना सर्वे किया था तो लेबल्स भी हम देखते थे. जितना मेडिकेशंस का लेबल मिला था वी कंपेयर कि कौन सा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया गया है और उसमें करेक्टली वो नाम लिखा है कि नहीं. तो उसमें ये भी हमने फाइंड किया कि दवाई अंदर कुछ और था और लेबल पे जो दवाई का नाम लिखा था कुछ और था. तो ये मिस्टेक्स हमने पिक किया था उस समय, और ये जितना प्रॉब्लम्स था वो आइडेंटिफाई करके हमने FG फार्मास्यूटिकल सोसाइटी से भी डिस्कस की थी उस समय, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ भी. यानी कि व्हाट वी वर सेइंग कि
जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के फार्मेसी बोर्ड है, उनको सख्त कदम लेना चाहिए अगेंस्ट सच फार्मेसीज। अच्छा जी। क्योंकि वो इंसान के जान से खेल बिल्कुल रहे हैं ना, और वो अलाउ नहीं, वी शुड नॉट टॉलरेट दैट। तो जो सैंपल्स हमने बटोरा था और जितना पिक्चर्स लिए थे, जो मेडिकेशंस था, हार्ड एविडेंस सब था हमारे पास। तो उसी को लेकर हमने बहुत जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम किया, हाईलाइट किया इश्यूज। इनफैक्ट फिजी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने मुझे बुलाया भी था, एक कॉन्फ्रेंस में हम गए और डिस्क्लोज भी किया कि हमारा फाइंडिंग्स क्या है। क्योंकि द आइडिया वाज कि लेट्स वर्क टुगेदर, बिल्कुल सही, और इम्प्रूव करें सिस्टम को। तो रेडी पर आप, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा? वेल, अभी अगर आप देखो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गया, विच इज़ पॉजिटिव। पर हाँ, टाइम टू टाइम कंप्लेंट्स आता रहता है। इट्स नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो रहता नहीं है। तो इसीलिए जो कंज्यूमर्स है, इफ दे थिंक कि अगर कुछ रॉन्ग हुआ है तो दे शुड ब्रिंग द इशू टू द काउंसिल, टू कॉमर्स कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। बहुत ही ठीक तरह से आपने विस्तार में इसको समझाया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। वैसे अभी भी कुछ समय हमारे पास बाकी है, कुछ कॉलर्स को हम शामिल कर लेते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद है, सुबह से बात करते हैं जी। ये जो रसीद का इशूज जी, ये प्रॉब्लम खरी फार्मेसीज का नहीं है, ये प्रॉब्लम हर मोस्ट ऑफ द सुपर मार्केट्स के साथ भी है। आप देखो कि जो वो लोग कैश रजिस्टर इस्तेमाल करता है, आपके तो मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना प्रेस करता है, आपके तो नजर में नहीं आता कि कितना अमाउंट वो मारते हैं। वो लोगों के खुद नजर में आता है कि उसने इतना पैसा उसके ऊपर मारा है। ये प्रॉब्लम सुपर मार्केट्स के अंदर भी, आप जाओ सामान लो तो आपको नजर में नहीं आता कि वो कितना पैसा मारता है उसके ऊपर आपके सामान में। तो इसलिए कि सब कंप्यूटराइज कैश रजिस्टर हो गया, तो कैशियर खुद देखते हैं प्राइस, आपके तो नजर नहीं आता। इसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा बात ये है कि कंज्यूमर काउंसिल हर वक्त आते हैं, ये अच्छा बात है, आता है पब्लिक के समझाता है कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। बट कंज्यूमर काउंसिल का भी एक प्रॉब्लम है कि वो फॉलो अप नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइस के बाद में ये है कि आप सुपर मार्केट्स में जाइए कि कितना आइटम्स के प्राइस नहीं है, आज भी प्राइस नहीं है। मैंने आज भी सुपर मार्केट से आया, नाम तो नहीं बता अभी, बट ये है कि वहां पे प्राइस नहीं होता है सुपर मार्केट में कि सामान के प्राइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये फॉलो अप जब करते हैं और रेडियो में आते और फॉलो अप करते हैं तो देखने में अच्छा लगता, सुनने में अच्छा लगता। आप खाली पब्लिक के बता के चलाए जाओ और फॉलो अप नहीं करो तो उसमें क्या फायदा है। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको इतना बताएं कि जितने भी टॉकबैक्स होते हैं इनको फॉलो अप जरूर किया जाता है और कंज्यूमर काउंसिल जो है ये अपना कर्तव्य जो है जरूर निभाती है। अच्छा, जो दो इश्यूज रेस किया गया ना, तो पहला है कि उनको मालूम नहीं कि क्या प्रेस होता है जी। आई फेल टू बिलीव दैट, क्योंकि जो सुपरमार्केट्स है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट कि जो जब वो प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले आता है प्राइस का, और जो डिस्प्ले है वो जैसे कोई भी कैश रजिस्टर का जो डिस्प्ले है जिस पे प्राइस आता है, दैट शुड फेस द कंज्यूमर। एक कैशियर जो है वो देखती है और एक उसका स्क्रीन जो है ये कस्टमर की तरफ होता है, कस्टमर की तरफ होता है। अगर वो नहीं हुआ है देन ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स कैन रेज द इशू। और दूसरा बात है कि फॉलो अप नहीं होता है। मैं भाई साहब को ये बताना चाहती हूँ कि जो कंज्यूमर काउंसिल है ये एस्टेब्लिश हुआ है कंज्यूमर्स के लिए जी। उसमें भी एक चीज़ कहते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, कंज्यूमर काउंसिल के पास एक ही इशू नहीं रहता है कि खाली शॉप में जाओ, देयर आर मेनी मोर इश्यूज। और हमारे जो स्टाफ है, वी डोंट हैव दैट मेनी स्टाफ कि हम सदा दिन शॉप में ही बैठें और शॉप के प्राइस ही देखें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम रिलाई करते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर कि अगर वो कुछ देखते हैं तो दे शुड ब्रिंग इट टू आवर अटेंशन, तब हम जा सकते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप एक फार्मेसी ले लो, उसमें कितना दवाई बिकता है, हाउ कैन वी बी देयर टू चेक कितना फार्मेसी है। सिमिलरली अगर आप शॉप्स देखो, कितना शॉप्स है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ कंज्यूमर्स वांट टू इम्प्रूव द सिस्टम, they got to be equally responsible. You know, they have to bring the issues to the attention of the bodies, respective bodies, and then improvements will come about. हमारा देखो, हमारा जो कंज्यूमर काउंसिल है, it's only for advocacy purposes. In other words, जैसे भी गैस के दाम ऊपर था
through advocacy we brought it down. राइट You know, जैसे फार्मेसी में बहुत प्रॉब्लम्स था, and at least through advocacy work, lobbying campaign, we trying to bring about changes. जी हाँ। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा फीस एंड चार्जेस था, हमने लॉबी करके वो 10 प्राइजेस और नीचे किया. दैट इज़ आवर जॉब. अब जो प्राइस मॉनिटरिंग है हम देखते हैं, बट हम लोग का जो मार्केट सर्वेलेंस है एवरी डे नहीं रहता है, इट्स ओनली वंस अ वीक. उसके अलावा अगर कंज्यूमर्स कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, दे ब्रिंग इट टू आवर अटेंशन. देश की धड़कन रेडियो FG2 का प्रसारण आपके लिए, और बात यहाँ पर यह भी आती है कि हमें अपना एटीट्यूड सुधारना है, और जो माइंडसेट हमारा है इनसे बाहर हमें निकलना है, और फिर हमें अपना हक जो है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. और अगर हम कुछ देखते हैं गलत, हमें कहना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर नहीं कुछ होता है तो फिर आगे कंज्यूमर काउंसिल को हम देख सकते हैं. और श्रीमती प्रेमला कुमार जी, आपने समय निकाला, अपना बेमूल समय आपने निकाला, इसके लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं. समय हो गया है, और जितने भी दोस्तों ने कॉल किया इनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे. आप आए कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और FBC TV व्यूवर्स, साथ में होकर रेडियो FG2 के श्रोताओं, मुलाकात हमारी और आपकी दोबारा होती है. तब तक के लिए रबिन का प्यार. नमस्कार.